ये बताते हैं कि इनके जो फादर थे वो एक बहुत बड़े अमीर आदमी के पास, एक कैपिटलिस्ट के पास, एक फ्यूडल के पास ड्राइवर की जॉब किया करते थे। अब मेरे फादर क्योंकि वहाँ पे सालों से जॉब करते चले आए थे तो बहुत ज़्यादा लॉयल थे, इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था। गर्ल्स के फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनको कहीं आना जाना हो, कहीं लेके जाना हो तो आंखें बंद करके इन पे यकीन किया जाता था। जैसे जैसे ये टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे मेरे जो फादर थे उनकी आई साइट वीक होती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि वो गाड़ी चलाने के काबिल नहीं रहे। ये जो पीरियड था ये बड़ा टफ पीरियड था और हमारे लिए इस टाइम को गुजारना बड़ा मुश्किल था। अच्छी बात ये थी कि जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे शुरू से ही ड्राइविंग सिखाई हुई थी। लिहाजा जब मेरे फादर ने उस सेठ के पास से या उस लैंडलॉर्ड के पास से ड्राइविंग के लिए माजरत की तो उन्होंने उसी वक्त मुझे रिकमेंड कर दिया कि आप चाहें तो मेरा बेटा जो अभी सिर्फ 18 साल का है वो आपके पास आ सकता है और आपके पास रह सकता है। शुरू में जो इनका सेठ था या जो इनका मालिक था उसको थोड़ी सी दुश्वारी हुई या उसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जैसे जैसे वो और लोगों को आजमाता गया वैसे वैसे उसने यही बेहतर समझा कि ये जो साहब हैं इनको ही ड्राइवर के तौर पे रख लिया जाए, क्योंकि इनके फादर भी सालों तक हमारे पास एज ड्राइवर जॉब करते रहे हैं। ये बताते हैं कि जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी हवेली थी और इस हवेली में टोटल 4 लोग रहा करते थे। इन 4 लोगों में सेठ साहब थे, उनकी बीवी थी और उनके 2 बच्चे थे। वो जो 2 बच्चे थे वो भी बड़े थे, यानी कि तकरीबन 19-20 साल के थे। शुरू में जो इनको टास्क दिया गया वो यही टास्क था कि बच्चों को अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो आप साथ जाएंगे, बच्चों को अगर किसी काम से कोचिंग जाना है या कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आप इनको लेके जाएंगे। ये बताते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इनका जो ट्रस्ट था वो मुझ पर बढ़ता चला गया। अब जो भी काम होता, बैंक से पैसे भी निकालने होते या कहीं जाना होता या लड़की को अकेले ले आना होता तो इनके घर वाले मुझ पर अंदर ट्रस्ट किया करते थे। ये बताते हैं कि एक बात थी जो मैं शुरू से ऑब्ज़र्व कर रहा था, वो ये था कि इनके दोनों बच्चे ड्रग्स यूज़ किया करते थे और अक्सर ऐसा होता कि ड्रग्स यूज़ करने की वजह से इनके बेटा बेटी दोनों की हालत ख़राब होती और गाड़ी के अंदर जब वो बैठे हुए होते तो महसूस हो रहा होता कि वो झूम रहे हैं। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और कुछ दिनों के बाद इनकी बेटी को अपनी फ्रेंड के यहाँ किसी पार्टी में जाना था। ये जो पार्टी थी लेट नाइट पार्टी थी जो रात को 10-11 बजे शुरू होनी थी और 3 बजे तक चलनी थी। अब उनकी बेटे को वहाँ पे ले आना मसला नहीं था, बस बात ये थी कि इतनी रात में मैं खुद भी डरता था कि ड्राइव ना करूँ, लेकिन अब ये जॉब की रिक्वायरमेंट थी लिहाजा मुझे वहीं पे रुकना था। मैंने ऐसा ही किया कि जो इनकी बेटी थी उसको जहाँ पे भी जाना था मैं उसको वहाँ पे लेके चला गया। अब जहाँ पे मैं इनकी बेटी को लेके गया था ये इनके घर से तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता था और ये जो रास्ता था मुकम्मल तौर पे हाईवे से मुल्हिका था, यानी हाईवे साथ साथ चल रहा था। खैर मैं वहाँ पे जाके बाहर वेट करता रहा, अंदर पार्टी चलती रही और अंदाज़ा हो रहा था कि किस किस्म के बुरे तरीन लोग इस पार्टी के अंदर मौजूद हैं। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था कि इनकी जो बेटी थी वो पार्टी से बाहर निकली और उसकी जो हालत थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, वो मुकम्मल तौर पर ड्रंक थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था। खैर जैसे तैसे गिरती पड़ती वो गाड़ी के करीब आई और जब वो गाड़ी के बहुत करीब आ गई तो करीब आने के बाद तकरीबन वो नीम बेहोश थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, वो अपने सेंसेस में नहीं थी। बहरहाल जैसे तैसे वो गाड़ी के अंदर बैठी, उसने दरवाज़ा भी प्रॉपर लॉक नहीं किया। खैर मैं उठा, बाहर गया, बाहर जाके मैंने प्रॉपर दरवाज़ा लॉक किया और उस लड़की से पूछा कि मैडम चलें। वो नशे में धुत थी, कहने लगी हाँ चलो। अभी मुझे गाड़ी चलाते हुए 5 से 7 मिनट ही हुए थे। मुझे लगने लगा कि जैसे ये जो लड़की है वो सो चुकी है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मंजिल की तरफ रवां दवा था। ये जो रास्ते का हिस्सा था यहाँ पे मुकम्मल तौर पे खामोशी थी, स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने के बराबर थीं और इत्तफाक से हाईवे पे जितनी गाड़ियाँ हुआ करती हैं उतनी गाड़ियाँ मौजूद नहीं थीं। तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए हैं। अब मैं बड़ा परेशान हुआ क्योंकि ये जो गाड़ी थी एक तो 0 मीटर गाड़ी थी
उसके अलावा इसकी मुकम्मल तौर पे मेंटेनेंस हुआ करती थी, यानी कि इसमें फ्यूल भी मौजूद था, इसमें ऑयल भी मौजूद था। फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम था जो गाड़ी में बार बार होता चला जा रहा था? खैर कुछ देर बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पे रुक गई। अब जब गाड़ी रुकी तो हम एक ऐसी जगह पे खड़े हुए थे जहाँ पे सिर्फ 2-3 दरख्त मौजूद थे। दूर दूर तक ना कोई लाइट मौजूद थी, ना कोई बंदा मौजूद था और ना किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। हाँ, लेफ़्ट साइड पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई दूर जाके लाइट जल रही है, हो सकता है वो कोई होटल हो या कोई गुज़रगाह हो। अब जब गाड़ी रुकी तो वो जो मालिक की बेटी थी वो तो मुकम्मल तौर पे नशे में थी या सो चुकी थी, उसको अपना होश ही नहीं था। खैर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैं गाड़ी को चेक करने लगा और अपने तौर पे जो कुछ मुझे आता था मैंने सब कुछ चेक किया और मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। लेकिन ये क्या वजह थी कि गाड़ी एकदम से इस जगह पे, इस सुनसाने में, इस वीराने में रुक चुकी थी। सबसे आखिर में मैंने पानी चेक किया और जब मैंने पानी चेक किया तो मुझे अंदाज़ा होने लगा कि शायद इसमें पानी कम है। अब जब मुझे लगा कि इस गाड़ी के अंदर शायद पानी कम है तो मैंने सोचा कि करीबो जवार में कोई जगह तलाश करता हूँ, कोई नलका तलाश करता हूँ, कोई कुआं तलाश करता हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाए तो थोड़ा सा पानी निकाल के गाड़ी में डाल सकूँ। ये बताते हैं कि मैंने आगे पीछे देखना शुरू किया और गाड़ी को मुकम्मल तौर पे मैंने लॉक कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़की है, अकेली है और वो नशे में है। लिहाजा मैं किसी भी किस्म का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने गाड़ी की लाइट्स भी बंद कर दी और बाहर की तरफ निकल गया। ये बताते हैं कि तकरीबन 4-5 मिनट चलने के बाद मुझे एक टंकी नज़र आई। उस टंकी के अंदर नल भी लगा हुआ था। शायद ये जो टंकी थी वो लोगों की प्यास के लिए या प्यास बुझाने के लिए लगाई गई थी। खैर जैसे ही मैंने टंकी देखी मेरी उम्मीद जागी और मैंने जाके जल्दी से वहाँ से पानी भरना शुरू कर दिया। पानी भरने के बाद मैं जल्दी से पलटा और मैंने सोचा गाड़ी के करीब जाता हूँ या गाड़ी में जाके पानी डालता हूँ और इसको स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे मैं गाड़ी के करीब जा रहा था या आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई और भी है जो उस लड़की के साथ बैठा हुआ है या गाड़ी के अंदर मौजूद है। अब क्योंकि गाड़ी की भी लाइट्स बंद थी, आगे पीछे भी लाइट नहीं थी, तो इतना तो पता चल रहा था कि कोई और है जो गाड़ी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले तो मैं डर गया। मैं समझा कि शायद कोई चोर डकैत हैं जो अंदर घुस गए या कोई इस तरह के उबाश लड़के हैं जो मौका पाके अंदर घुस गए। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं मज़ीद करीब गया। मैंने एक पत्थर अपने हाथ में उठा लिया था कि अगर कोई इस तरह का उबाश लड़का होगा या कोई चोर डकैत होगा तो कम से कम पत्थर से उसको जवाब दे सकूँगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुँचा तो वैसे ही एकदम से गाड़ी का जो शीशा था वो नीचे होना शुरू हुआ और जैसे ही शीशा नीचे होना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि जो मालिक की बेटी है, मालिक की बेटी के बराबर में एक औरत है जो बैठी हुई है। उसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके बाल बहुत गंदे हैं, खुले हुए हैं और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब जैसे ही मैंने उसको इस हालत में देखा या इस औरत को देखा तो मैं तो डर गया और डरने के बाद मैं पीछे हट गया। पीछे हटते हटते मैंने मालिक की जो बेटी थी उस पर गौर करना शुरू किया तो वो अभी तक सो रही थी। उसको पता ही नहीं था कि उसके बराबर में कौन बैठा हुआ है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं पीछे हटा वैसे वैसे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जब मैं ज़ोर ज़ोर से उसको पढ़ने लगा तो वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी जो गाड़ी के अंदर मौजूद थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब जैसे ही वो हंसने लगी तो मैंने और ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं जितनी ज़ोर से पढ़ता था उतनी ज़ोर से हंसती थी। खैर तकरीबन 3-4 मिनट तक ये चलता रहा। मेरी जो हालत थी वो गैर हो चुकी थी, मुझ पर शदीद खौफ तारी था और मैं प्रार्थना कर रहा था कि कहीं से कोई हेल्प आ जाए। इसी असना में मुझे एक गाड़ी आती दिखाई दी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एम्बुलेंस है जो आ रही है। बहरहाल जैसे जैसे वो जो गाड़ी थी वो करीब आ रही थी मेरा हौसला बढ़ रहा था और मैं जितनी ज़ोर ज़ोर से हो सकता था हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। इसी दौरानिए में वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो एकदम से गेट खोल के उतरी, बाहर की तरफ गई और देखते ही देखते गायब हो गई। खैर जब गाड़ी आके रुकी तो वो जो गाड़ी थी वो वाकई में एम्बुलेंस थी। उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, डॉक्टर भी मौजूद था और एक बहुत बड़ी सी एम्बुलेंस थी।
उन लोगों ने जब मुझे इस हालत में देखा या परेशान देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। खैर, जब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इसी दौरानिए में जो हमारे मालिक की बेटी थी वो भी उठ के बैठ चुकी थी, थोड़ी बहुत सेंसेस में आ चुकी थी। वो भी पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये एम्बुलेंस क्यों आई है। ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैंने सारा मामला रफा दफा किया, एम्बुलेंस वालों को भी समझाया, मालिक की बेटी को भी समझाया, और शुक्र है कि उन लोगों की समझ में आ गया। अदरवाइज़ ये जो सिचुएशन थी ये मेरे ख़िलाफ़ थी और इसके अगेंस्ट मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता था। अब जब वो एम्बुलेंस वाले चले गए तो मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और मैं मुकम्मल तौर पे फोकस करके गाड़ी चला रहा था, और मालिक की जो बेटी थी वो मुकम्मल तौर पे होश में थी। तकरीबन घर आने में 5 मिनट का रास्ता रह गया था कि मैंने एकदम से दोबारा बैक व्यू मिरर में देखा, और जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा तो मैंने देखा कि वही औरत जो अभी कुछ देर पहले हमारी सेठ की बेटी के साथ बैठी हुई थी, वो दोबारा से इसी गाड़ी में उसी सीट पे बैठी हुई है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि हार्डली 3-4 मिनट का रास्ता घर का रह गया था और मैं कोई भी एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बताते हैं कि इन 3-4 मिनट के अंदर अंदर जितना ज़ोर ज़ोर से जो कुछ मुझे आता था मैंने वो पढ़ना शुरू किया, और ना सिर्फ मैं पढ़ रहा था बल्कि अब मेरे साथ साथ मेरे जो मालिक की बेटी थी वो भी पढ़ रही थी। शायद उसको भी अब एहसास हो चुका था कि इस गाड़ी में हम दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। ये बताते हैं जैसे तैसे करके हम लोग अपने घर पहुँचे, और जब हम लोग अपने घर पहुँचे तो मालिक की बेटी को भी और मुझे भी दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 7 से 8 दिन तक हम दोनों बीमार रहे, और जितने भी लोग थे उनको जब हमने वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि अक्सर इस रोड पे इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं जिन्हें आम तौर पे छलावा, प्रेत या शेप शिफ्टर कहा जाता है। उसके बाद से मालिक की बेटी ने भी और मैंने भी तौबा कर ली थी कि रात के इस पहर में ख़ास तौर पे उस रोड से नहीं गुजरेंगे। गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये मिस नीलम ने भेजी है। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, और इनके फादर जो हैं वो बेसिकली एक ड्राइवर हैं। गुज़िश्ता तकरीबन 10 सालों से वो ट्रक को ड्राइव किया करते हैं। ये बताती हैं कि 2019 और 20 में जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन लगने ही वाला था कि इनको एक ऑर्डर मिला, और उस ऑर्डर के मुताबिक इनको माल लेके कश्मीर तक जाना था। ये बताती हैं कि आम तौर पे जो इनके फादर के साथ एक बंदा हुआ करता है, लेकिन उस दिन इत्तेफाक था कि इनके फादर के साथ कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जो भी हेल्पर्स वगैरह थे उनकी मदद से जो भी सामान था इन लोगों ने लोड करवाया, और सामान लोड करवाने के बाद ये मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। जब आपके ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा वेट होता है या बहुत ज़्यादा लोडिंग हुई हुई होती है तो एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रक्स आपको ट्रक को स्लो चलाना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप सामान ले आ रहे होते हैं, जो इक्विपमेंट ले आ रहे होते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मंजिल तक खैरियत से पहुँचे और ना आपको नुकसान हो ना रोड पे किसी को नुकसान हो। खैर, जब ये कश्मीर के लिए निकले तो ये बताते हैं कि सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। रास्ता बिल्कुल क्लियर था, इतना रश नहीं था, और आम तौर पे सुबह के टाइम में हाईवे पे या उस रोड पे इतना रश नहीं हुआ करता। खैर, ये पूरा दिन तो इनका खैरियत से गुजर गया। ये 2-3 जगह रुके, वहाँ उतर के इन्होंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद दोबारा सफ़र के लिए रवां दवा हो गए। इस दौरानिए में मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था, और मगरिब की नमाज़ का टाइम जब हुआ तो उसी वक्त इनको पता चला कि अगले दिन से, यानी जो नेक्स्ट डे है, उस दिन से लॉकडाउन लग जाएगा, और आज रात से ही, बल्कि अभी से ही पुलिस जो है वो सख्ती करना शुरू कर देगी। इनकी यही कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है ये सामान पहुंच जाए और रातों रात पहुंच जाए, ताकि ये सामान डिलीवर करने के बाद ये वापस आ सके। खैर, ये मंजिल पे पहुंच गए, और जब ये मंजिल पे पहुंचे तो उस वक्त तक लॉकडाउन लग चुका था। सामान वगैरह जो भी था वो इन्होंने डिलीवर किया। सामान डिलीवर करने के बाद ये एक अजीब कश्मकश में थे कि मैं वापस निकलूं या ना निकलूं। अगर मैं जाऊंगा तो लाजमी मुझे पुलिस रोकेगी, परेशानी होगी, और अगर नहीं जाऊंगा तो यहाँ पे कहाँ रुकूंगा, यहाँ तो कोई मेरा जानने वाला भी नहीं है। खैर, काफ़ी देर कंफ्यूज रहने के बाद इन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं निकल जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
जब ये निकले तो रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे का टाइम था, और ये जानबूझ के इस टाइम में निकले थे क्योंकि इनका ख्याल था कि रात में आमतौर पे पुलिस इतना तंग नहीं करती। ये बताते हैं कि तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव हो चुकी थी और फजर की अजान जो है वो होने वाली थी, तकरीबन 15 या 20 मिनट बाकी थे। तो मैंने सोचा कि मैं साइड में ट्रक को लगाता हूँ और यूरिन पास कर लेता हूँ। अब मैंने जैसे ही साइड में ट्रक लगाया और यूरिन पास करने के लिए मैं जगह देखने लगा, तो मुझे एकदम से महसूस हुआ कि पीछे से यानी रोड की बैक साइड से कोई चलता हुआ आ रहा है। और ये जो भी है, ना सिर्फ इसके कदमों की आवाज़ आ रही है, बल्कि जैसे जैसे ये चल रहा है वैसे वैसे घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ आना शुरू हो रही है। अब पहले तो ये समझे कि हो सकता है कोई गांव गिराव की औरत हो, कोई लड़की हो जो यहाँ से गुजर रही हो, क्योंकि आम तौर पे फजर की अजान के वक्त सारे के सारे गांव वाले उठ जाते हैं। बस एक चीज़ थी जो इनके जहन में मौजूद थी कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, हो सकता है आज से इनका रूटीन चेंज हो जाए। बहरहाल जल्दी से यूरिन पास करने लगे, और यूरिन पास करके जैसे ही ये मुड़े तो इन्होंने देखा कि इस ट्रक के बिल्कुल बराबर में एक औरत है जो खड़ी हुई है, और उसने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद पीच कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और उसका जो मुंह है उसके आगे घूंघट डला हुआ है। अब जब इन्होंने इस औरत को देखा तो ये बड़ा परेशान हुए। पहले तो इन्होंने नॉर्मल लिया, उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रही हो और कहाँ से आई हो। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब उसने कोई रिप्लाई नहीं किया तो ये थोड़ी देर खामोश रहे। उसके बाद इन्होंने दोबारा पूछा। दोबारा पूछने पे भी वो जो लड़की थी या वो जो औरत थी, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब जब उसने दोबारा में कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इन्होंने इसको इग्नोर किया। इन्होंने सोचा हो सकता है कोई पागल हो, या हो सकता है उसको उर्दू समझ ना आती हो। खैर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रक में चढ़ने लगे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं ट्रक पे चढ़ रहा था तो ड्राइविंग सीट जो होती है वो सीधे हाथ पे होती है। ट्रक मुकम्मल तौर पे लॉक था क्योंकि मैं लॉक करके गया था, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चढ़ा यानी अपने ट्रक पे चढ़ा, क्योंकि ज़रा हाइट ज़्यादा होती है तो आपको ट्रक की जो सीट है या वहाँ का जो हिस्सा है वो नज़र नहीं आ रहा होता। जैसे ही इन्होंने पहला कदम रखा और ऊपर की तरफ झांका तो ये देख के इनकी चीख निकल गई कि वही औरत जो अभी नीचे खड़ी हुई थी, जिससे सवाल पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो, और उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अंदर इनकी पैसेंजर साइड पे यानी इनके बराबर वाली सीट पे बैठी हुई है। अब ये देख के तो इनके औसान खता हो गए, इनकी हालत बुरी हो गई। इनकी समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ है, क्योंकि कैसे हो सकता था जबकि ट्रक जो था वो मुकम्मल तौर पे लॉक था, और ये औरत इतनी जल्दी, मुझसे भी जल्दी, मुझसे भी फुर्तीले अंदाज में अंदर कैसे आ सकती है। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो मैंने देखा कि जो उसके पाँव हैं वो रिवर्स्ड हैं यानी उल्टे हैं। और जैसे ही मैंने ये उल्टे पाँव देखे तो मुझे यकीन हो चला कि यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है और ये इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इन्होंने बहरहाल जो भी इनको दुरूद शरीफ वगैरह आता था वो पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे जैसे ये आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे इनका जो हौसला था वो बढ़ता चला जा रहा था। और इसी दौरानिए में एकदम से अजान की आवाज़ आने लगी, और जैसे ही अजान की आवाज़ आने लगी तो इनका हौसला मज़ीद बढ़ा और ये दोबारा से ट्रक के अंदर चढ़े। अब जब ये दोबारा ट्रक के अंदर चढ़े तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि इनको अच्छी तरह याद है कि कुछ सेकंड्स पहले इन्होंने एक औरत को या एक लड़की को वहाँ पे देखा था जो कि पैसेंजर साइड की तरफ बैठी हुई थी। खैर, जब इन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है तो इनका हौसला मज़ीद बढ़ा और ये आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अपना ट्रक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे उजाला होता रहा वैसे वैसे मामलात बेहतर होते चले गए और ये खैरियत से घर भी पहुँच गए, और पूरे रास्ते में ना इनको पुलिस ने तंग किया ना किसी और ने तंग किया। लेकिन आज भी इनके फादर ये सोचते हैं कि आखिर वो कौन औरत थी या कौन मखलूक थी जो इनके ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई थी या ट्रक के अंदर आके बैठ गई थी। ये बताती है कि मैं अपने आप को शुरू से ही एक गर्ल्स चाइल्ड समझती थी, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी या जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हूँ। अक्सर मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते
और ये जो ख्वाब मुझे आया करते थे ये इस कदर हॉरिफिक हुआ करते थे, इतने खौफनाक होते थे कि मैं उठ के बैठ जाती थी और काफ़ी देर तक मुझे डर के मारे नींद नहीं आती थी। बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किलात थी, समझ से बाहर था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये ख्वाब बढ़ते चले आ रहे थे वैसे वैसे मैं डरपोक तरीन होती चली आ रही थी। हर आने वाले दिन के साथ मुझे ऐसा लगता था कि मैं पीछे जा रही हूँ और बर्बादी की तरफ जा रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एकदम से चेंज आना शुरू हुआ, और ये जो चेंज था ये इस तरह से था कि मैं ग्रेजुअली दीन के करीब आने लगी। जैसे जैसे मैं दीन के करीब आने लगी या मैं नमाज़ पढ़ने लगी या मैं तिलावत करने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था या ऐसा लग रहा था कि हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले आ रहे हैं। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और मैं बलूगत में दाखिल हो गई। तकरीबन मैं 14-15 साल की थी तो मैं तहज्जुद गुजार हो चुकी थी, और आम तौर पे आप लड़कियों से इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा दीन के करीब हो जाएंगी। खैर, जैसे जैसे मैं दीन के करीब आ रही थी मेरा कॉन्फिडेंस बहाल होता चला जा रहा था, और वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार हो चुकी हूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कंफर्टेबल हूँ, और अब जो मेरी थिंकिंग है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। तो ऐसा ही हुआ कि एक दिन मैं बैठी हुई नमाज़ पढ़ रही थी, ज़ोहर की नमाज का टाइम था। पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ख़्याल आया और मैं सोचने लगी कि कितना अच्छा होना कि ये जो पर्दा हमारे और दीगर मखलूक़ात के दरमियान है ये पर्दा हट जाए, मैं उनको देख सकूं, उनकी बातें सुन सकूं, वो मुझे देख सकें। गर्ज़ के इन दोनों जहां के लोगों के दरमियान जो भी डिफरेंस है या जो भी डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। यकीनन ये जो ख्वाहिश है ये आपको अजीब सी लगेगी, लेकिन क्योंकि शुरू से ही मैं नेगलेक्टेड चाइल्ड थी या मैं इग्नोर्ड चाइल्ड थी या मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं थे, मेरा ऐसा सर्किल नहीं था, तो पता नहीं क्यों मैं चाहती थी कि जो दूसरी दुनिया के लोग हैं मैं उनसे एक्सेस कर पाऊँ, वो मुझे एक्सेस कर पाएँ, मैं उनको सुन सकूँ। ख़ास तौर पे उस एज में मेरी आदत थी कि मैं चाहती थी कि बराबर वाले कमरे में क्या बात हो रही है, क्या वो मेरे मुतालिक बात हो रही है या वो मेरे ख़िलाफ़ बात हो रही है। तो बैठे बैठे नमाज के बाद मैंने एक अजीब सी दुआ की और मैंने कहा, अल्लाह ताला, मैं सुनना चाहती हूँ कि बराबर वाले कमरे में क्या हो रहा है या उसके बराबर वाले कमरे में क्या हो रहा है। शायद ये कबूलियत का टाइम था, और जैसे ही मैंने दुआ मांगी तो दुआ मांगने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं। आवाज़ें बड़ी प्रॉपर आ रही थी, इनको वहम नहीं कहा जा सकता, ये कोई ख़यालात नहीं थे, ये कोई अफसाना नहीं था, ये एक हकीकत थी कि मुझे आवाज़ें आ रही थी। लेकिन ये जो आवाज़ें आ रही थी पहले एक बंदे की आने लगी, फिर दूसरे की आने लगी, फिर ऐसा लगा कि अब कोई औरत भी बीच में आ गई है, फिर 4 लोगों की आने लगी। ये जो आवाज़ें थीं ये बहुत ही अलग आवाज़ें थीं। नॉर्मली इंसानों की इस तरह की आवाज़ें नहीं होती, थोड़ी सी भारी भारी सी आवाज़ें थीं, और ये जिस ज़बान में बात कर रहे थे या जो कुछ ये बात कर रहे थे वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक तो मैंने इस चीज़ को एंजॉय किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये आवाज़ें बढ़ती चली गईं या अब ऐसा लगने लगा कि दीवार के पीछे या मेरे बैक साइड पे या मेरे सराउंडेड एरिया में अब 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि हज़ारों लोग मौजूद हैं जो किसी अजीब सी ज़बान में बातें कर रहे हैं। ये बताती है कि जो पॉइंट था ये मेरा मेल्टिंग पॉइंट था, और यहाँ आके बस अब मेरी हालत गैर हो गई थी, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, और मुझे बड़ा अफसोस था कि मैंने क्या विश किया है। अल्टीमेटली कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने दोबारा से दुआ की, दोबारा से नफिल माने, और मैंने कहा, अल्लाह पाक, ये जो आवाज़ें मुझे आ रही हैं या जो भी मखलूक़ात मुझे सुनाई दे रही हैं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं नहीं चाहती कि ये मेरे सामने आए या मुझे इनकी आवाज़ें सुनाई दें। मैंने गलती कर दी है, मुझे मेरे मालिक माफ़ कर दे और ये आवाज़ें आना ख़त्म हो जाएं। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि उसी दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये आवाज़ें कम हो रही हैं, स्लो हो रही हैं और अल्टीमेटली ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह थोड़ा सा मज़ीद टाइम गुज़रा और इस वाक़े के तकरीबन 6 से 7 महीने बाद मेरे एक कज़न की शादी थी। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताती चलूँ आपको। लोग कहा करते हैं कि मैं बहुत ही हसीन व जमील हूँ, मेरे बहुत ही घने, बहुत ही लंबे बाल हैं, और मेरा अंदाज़े बयां इस तरह का है कि जो भी एक दफ़ा सुनता है उसको सुनता चला जाता है। बहरहाल यकीनन कोई ना कोई हकीकत तो इन बातों में होगी,
जब भी हर कोई मुझसे बात करना चाहता है, मेरे करीब आना चाहता है, सिर्फ मेरी फैमिली ऐसी है जहाँ पे मुझे फ़ील होता है कि मैं शुरू से इग्नोर की गई हूँ। खैर, किस्सा मुख्तसर, कज़न की शादी थी और ज़ाहिर सी बात है, जब लोग बोलते हैं कि आप अच्छी हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती थी कि और मज़ीद अच्छा लग सकूँ, बाल खोल के रखूँ, फ्रेगनेंस इस्तेमाल करूँ, जिस महफ़िल में भी जाऊँ उस महफ़िल की जान हूँ। तो वैसे ही सारी तैयारी करने के बाद मैं अपने कज़न की शादी में चली गई और वहाँ पे भी मैं जहाँ जा रही थी, लोगों को अपने सहर में मुब्तला करती चली आ रही थी। खैर, जैसे ही ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब हम लोग वापस घर में आए, तो उस वक्त तक मुझे याद है कि मैं घर में एंटर हुई हूँ, मेरे साथ मेरे कज़न्स मौजूद थे, मेरी कज़न मौजूद थी, और जब मैं घर के अंदर आई हूँ, यानी कि जो टीवी लाउंज बना हुआ है वहाँ तक आई हूँ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो सुबह का टाइम था और सराउंडेड बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, एक मौलवी साहब भी खड़े हुए थे। और जब मैंने ये सूरत-ए-हाल देखी तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है। और जब मैं अपने कज़न्स की तरफ बढ़ने लगी या उनसे पूछने लगी या जिसके भी करीब जाने लगी, जैसे ही मैं उसके करीब जाती या उसकी तरफ बढ़ती, वो पीछे हट जाता। अब ये जो हो रहा था ये डराने के लिए काफ़ी था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कोई अछूत हूँ या अल्लाह जाने मैं क्या हूँ कि जहाँ भी मैं जाती हूँ या जिसके पास भी मैं जाती हूँ वो पीछे हट जाता है। ये सूरत-ए-हाल देख के मैंने रोना शुरू कर दिया और मुझे फिर वही बचपन वाली फ़ील आने लगी, जैसे कि मैं इग्नोर्ड चाइल्ड हूँ, मैं नज़रअंदाज किया हुआ बच्चा हूँ या मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मेरी ये सूरत-ए-हाल देखी तो हमारे मामू खाला वगैरह आगे बढ़े और उन्होंने फिर मेरे ज़िद करने पे या मेरे रोने पे मुझे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि कल जब हम शादी से वापस आए, तो वापस आते ही जब तुम टीवी लाउंज के अंदर एंटर हुई या वहाँ तक आईं, उसके बाद से एकदम से तुम बेहोश हुई, और जब तुम बेहोश हो गई तो हमने तुम पे पानी वगैरह डाला, सारे परेशान हो गए, और जैसे ही तुम उठी तो वैसे ही तुम्हारी जो आवाज़ थी वो एकदम से भारी हो चुकी थी, तुम्हारा लहजा तब्दील हो चुका था और तुम्हारे जो बाल थे वो तुम्हारे मुंह के आगे पड़े हुए थे। खैर, जब तुम्हारी आवाज़ चेंज हुई और तुम मर्द की आवाज़ में बात करने लगी, तो सारे के सारे जो लोग थे, ख़ास तौर पे लड़कियां, वो डर गईं, एक तरफ हो गईं और सब खौफ में मुब्तला हो गए। अब जो तुम्हारी आंखें थीं, जो उन बालों के बीच में से हल्की हल्की नज़र आ रही थीं, वो मुकम्मल तौर पे सुर्ख थीं। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं, कोई शोले हैं या कोई अंगारे हैं जो तुम्हारी आंखों में मौजूद हैं। ये सूरत-ए-हाल देख के जो तुम्हारे फादर थे या तुम्हारे घर वाले थे, वो सब करीब आए और उन्होंने आके आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही इन लोगों ने तिलावत शुरू की तो वैसे ही तुमने शोर करना शुरू कर दिया। तुम कहने लगी कि इसको बंद करो, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। शुरू में जब तुमने ये कहा तो सब लोग रुक गए, लेकिन जो तुम्हारे फादर थे उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तिलावत करते रहें, और अगर हम तिलावत करते रहेंगे तो ये जो भी मखलूक है या जो कुछ इसके साथ हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे ही हुआ कि 10 से 15 मिनट तक तिलावत चलते चलते तुम दोबारा से बेहोश हुई और उसके बाद तुम सोती रहीं, और जब अब तुम उठी हो तो अल्लाह का शुक्र है कि तुम नॉर्मल हो। ये जो वाक़या हुआ था, इस वाक़ये के बाद जो एक करीबी मौलवी साहब थे उनसे भी रब्ता किया गया था। उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि आपकी लड़की बाल खोल के घूम रही थी, इसने फ्रेगनेंस लगाई हुई थी, बहुत तैयार हुई हुई थी। तो एक शरीर जिन था जिसने इसके अंदर जाने की या इसको अपने काबू में करने की कोशिश की। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ये जो कुछ मैंने किया है बहुत गलत किया है, जो मेरी ख्वाहिशात थी वो गलत थी, और मैंने दोबारा से दीन के करीब आना शुरू कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता रहा। टाइम गुजरते गुजरते मैं 24 साल की हो गई, और जब मैं 24 साल की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। शादी होने के बाद मामला शुरू में बहुत अच्छे थे, शौहर भी बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यार करने वाले थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मेरे जो शौहर हैं वो मुझे इग्नोर करने लगे हैं। हालांकि मैं ऐसी तो नहीं थी कि मुझे इग्नोर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ वो इग्नोर करते बल्कि वो कोशिश करते कि मेरे कम से कम करीब आएँ या मुझसे बहुत कम बात करें। अल्टीमेटली इसी दौरानिए में हमारे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, और जब बेटी की पैदाइश हुई तो उसके बाद तो ऐसा लगा कि जो मेरे शौहर हैं
वो मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते या मेरे साथ रहना नहीं चाहते या ख़ास तौर पे वो मेरे करीब नहीं आना चाहते। अब ये क्यों था, किस वजह से था, कौन सी ऐसी बात थी, मुझे नहीं पता। लेकिन वो ये कहते थे कि जब भी मैं तुम्हारे क़रीब आता हूँ या तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम्हारे अंदर मुझे एक हैबत महसूस होती है, एक खौफ महसूस होता है और तुम्हें देख के, तुम्हारे चेहरे को देख के मुझे डर लगता है। ये जो उनका स्टेटमेंट था ये काफ़ी था कि अब हम अलग हो जाएं और हम लोग साथ ना रह सकें। ऐसा ही हुआ कि कुछ अरसे बाद हमारी अलग हो गई। मैं अपने पेरेंट्स के घर में वापस आ गई। मेरे साथ बेटी मौजूद थी। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले गए। अब उसके बाद मेरे जो पेरेंट्स थे वो शुरू में तो सही रहे, लेकिन जब टाइम गुजरता चला गया तो मेरी भाभीयों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स मुझ पर टॉन्ट करते। अल्टीमेटली मैंने एक जॉब शुरू की और जब मैंने जॉब शुरू की, 1-2 महीने पैसे कमा लिए, तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले लिया। ये जो कमरा था ये ECSH में ही मौजूद था और एक अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था। बाकी इस फ्लैट के अंदर जो 3 कमरे थे उसको कोई कंपनी इस्तेमाल किया करती थी। एक कमरा जो लेफ़्ट साइड पे था वो मुझे टोटली दिया गया था। उसी के साथ किचन मौजूद था। ग़र्ज़ के मेरे और मेरी बेटी के लिए इन पैसों में ये बेहतरीन ऑप्शन था। ये बताती है कि जब मैं उस अपार्टमेंट में गई तो उस अपार्टमेंट में एक दफ़ा रात के 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मैं नींद से उठी थी और मेरी आदत थी कि जब भी मेरी रात में सोते हुए आँख खुलती थी तो मैं 2 नफिल तहज्जुद के पढ़ लिया करती थी। तो इसी वजह से या इसी तहज्जुद नमाज़ पढ़ने के लिए या नफिल पढ़ने के लिए मैं वज़ू करने गई। जब मैं वज़ू करने गई और वज़ू कर रही थी तो मैंने अपने मुँह पे पानी डाला। पानी डालने के बाद जब आप आमतौर पे नीचे देखा करते हैं और उसके बाद जब अपना मुंह ऊपर उठाते हैं तो आपको शीशा नज़र आता है और शीशे में जो बैक साइड का हिस्सा है यानी जो मेरी बैक पे है वो नज़र आता है। तो जैसे ही मैंने उस शीशे में देखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरी बैक साइड पे ऐसा लग रहा है कि मेरे ही कपड़ों में, मेरी ही तरह, मेरी ही शक्ल वाली, मेरे ही जैसे बाल वाली कोई औरत या लड़की है जो खड़ी हुई है। पहले तो मैंने सोचा शायद रिफ्लेक्शन है। मैंने दोबारा एक दफ़ा पानी डाला और जब मैं दोबारा उठी और मैंने जब दोबारा से शीशे पे गौर किया तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थी। मेरे पीछे मेरी ही हमशक्ल, मेरी ही जैसी, मेरी ही शक्ल सूरत वाली एक लड़की खड़ी हुई थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं पलटती, पीछे देखती या इसके बारे में जानती या इसको भगाने की कोशिश करती। जो कुछ मुझे आता था, कुरानी आयत, ख़ास तौर पे सूरह बकरा की जो आखिरी 3 आयत हैं वो मैंने पढ़ना शुरू की। मुसलसल आंखें बंद करके मैं पढ़ती रही और जब तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद मैंने आंखें खोली और पीछे देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब आप ये समझ लें ये मेरा पहला इंटरेक्शन था शादी के बाद या बेटी होने के बाद जो इस तरह की मखलूक़ात से या इस तरह की एंटिटीज़ से हुआ था। और ये जो एंटिटीज़ वाला दर था या ये जो दरवाज़ा था वो मैंने ही खोला था। मेरी ही इस तरह की ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से मैं आज तक, अभी तक इन चीज़ों को भुगत रही थी। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और मेरी बेटी तकरीबन 8 या 9 साल की हो गई। तो एक रात ऐसा हुआ कि हम लोग सो रहे थे और सोते सोते जब मेरी आँख खुली, रात के तकरीबन 4, साढ़े 4 बजे का टाइम था। मैंने बराबर में अपनी बेटी को देखा तो ये देख के मेरी चीख निकल गई कि जो मेरी बेटी के बाल थे वो जगह जगह से कटे हुए थे और ना सिर्फ कटे हुए थे बल्कि उसके सराउंडेड में या उसके करीब ना कोई कैंची मौजूद थी, ना उसके बाल नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके सर पे से बहुत सारे बाल जो थे वो गायब थे। अब मेरी आदत थी कि आमतौर पे मैं कैंची या इस तरह की चीज़ों को छुपा के रखा करती थी ताकि बच्चों को ना मिल सकें। खैर जब मैं एकदम से चीखने लगी या रोने लगी तो मेरी बेटी भी उठ गई और वो मुझसे पूछने लगी कि मामा क्या हुआ है, आप रो क्यों रही हैं। मैंने उसको कहा कि बेटा तुम्हारे बाल क्या तुमने खुद काटे हैं या क्या हुआ है। वो कहने लगी कि मामा अभी थोड़ी देर पहले मेरी आँख खुली थी तो मेरा सर आपकी गोद में रखा हुआ था और आप मेरे सर पे हाथ फेर रही थी और मुझे कह रही थी कि मुझे तुम्हारे बाल काटने हैं। मैंने आपको मना भी किया कि आप मेरे बाल ना काटें या आप मेरे बाल क्यों काट रही हैं।
तो आपने मुझे डांटा और कहा कि अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि ना मैं उठी थी, ना मैंने अपनी बेटी से ऐसी कोई बात की थी, ना मैंने उसके बाल काटे थे। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो मजबूरन मैंने उसको कहा कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे बाल काटे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो डर जाए या उसके अंदर खौफ पैदा हो जाए या उसको पता चले कि जिसकी गोद में उसने सर रखा हुआ था या जो औरत उसके बाल काट रही थी, जो मेरी तरह थी, वो एक्चुअल में मैं नहीं थी, वो कोई और मावराई मखलूक थी, कोई चुड़ैल थी या कोई भी ऐसी औरत थी जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। ये जो वाक़यात का तसलसल था, ये पिछले काफ़ी सालों से जारी था। इस दौरान ये में तकरीबन 20 से 25 लोगों से मैं मिल चुकी थी, इलाज कराने की कोशिश कर चुकी थी। इन तमाम लोगों में एक साहब थे जो फिर भी काबिल एतबार थे, और उनका यही कहना था कि तुम्हारे पीछे कुछ एंटिटीज़ हैं जो लग चुकी हैं, और उनका ये कहना है कि वो तुम्हें ताहयात जब तक तुम जिंदा हो नज़र आती रहेंगी और तुम्हें तंग करती रहेंगी। हालांकि वो ख़ुद भी बहुत कोशिश करते थे, बहुत कुछ पढ़ा करते थे, मुझ पर दम करते थे, मुझे कुछ पढ़ने को देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मखलूक़ात थी, इन्होंने ना मेरा पीछा पहले छोड़ा ना अभी छोड़ा, और शायद ऐसा लगता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसी तरह एक रीसेंट पास्ट का वाक़या बताती हैं। ये बताती है कि अभी जो रमज़ान गुजरे हैं, इन रमज़ान से 2 या 3 दिन पहले इनका जो अपार्टमेंट है या जो इनका फ्लैट है, वहाँ की लाइट गई हुई थी और के इलेक्ट्रिक वाले कोई काम कर रहे थे। अब आमतौर पे ऐसा होता है कि जब लाइट जाती है तो ये लोग खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते हैं या बाहर झांकना शुरू कर देते हैं। इनकी बेटी सो रही थी और ये अकेली कमरे में थी, रात का टाइम था, तो ये खिड़की में खड़ी हो गई और बाहर की तरफ देखने लगी। ये बताती है कि मैंने एकदम से महसूस किया कि एकदम से किसी की आवाज़ आ रही है, और ये जो आवाज़ आ रही है ये गाना गाने की आवाज़ है। क्योंकि ये एक अपार्टमेंट था, एक फ्लैट था, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई उठ सकता है, गाना गा सकता है या इस तरह की कोई बात हो सकती है। लिहाजा शुरू में मैंने इग्नोर किया, लेकिन जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ती चली गई तो अब मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पीछे इसी कमरे में, इसी के कोने में कोई औरत है जो खड़ी हुई है और मुसलसल मुस्कुराने के साथ साथ गाना गा रही है। खैर, जैसे ही मैंने अपने कमरे में गौर किया तो वाकई में कोने पे एक लड़की खड़ी हुई थी, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि मेरी बेटी की ही उम्र की है। अब क्योंकि लाइट गई हुई थी तो सिर्फ उसका शैडो नज़र आ रहा था, मुकम्मल तौर पे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। खैर, जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए या सूरह बकरा पढ़ते हुए टॉर्च लाइट मैंने उसके मुंह पे मारी, तो मैं ये देख के दंग रह गई कि हूबहू मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी की ही शक्ल की और बिल्कुल उसी के बराबर लड़की है जो वहाँ खड़े होके मुझे देख के मुस्कुरा रही है। और उसकी जो आंखें हैं मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, यानी कि जैसे आम तौर पे पोजीशन के बाद होती हैं, या ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी हैं। खैर, जैसे जैसे मैंने सूरह बकरा की आखिर 3 आयत जो है वो बार बार पढ़ी, तो देखते देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी वो वॉशरूम की तरफ गई और अंदर जाके गायब हो गई। इसी दौरानिए में लाइट भी आ गई, और जब लाइट आई तो मेरी बेटी जहाँ पे सो रही थी वहीं पे मौजूद थी। ये बताती है कि अब भी, आज भी मैं इस सूरत हाल से गुजर रही हूँ। मैं आज भी उसी अपार्टमेंट में रहती हूँ जो कि PCSH में मौजूद है, और आज भी ये एंटिटीज़ खुल्लम खुल्ला हमें नज़र आती हैं। ये वाक़या इनके कज़न का वाक़या है, और इनके कज़न का नाम अमर था। तो कोशिश करते हैं कि जैसा वाक़या इनको इनके कज़न ने सुनाया था वैसे ही हम आपसे शेयर कर सकें। अमर साहब बताते हैं कि 2007 और 8 में मैंने जब इंटरमीडिएट किया था, तो मुझे अंदाज़ा था कि जिस गांव में या जिस जगह मैं रहा करता हूं, वहां पे फर्दर एजुकेशन के लिए इतने अच्छे मौक़े मौजूद नहीं हैं। लिहाजा अगर मुझे मज़ीद तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए मुझे अपना शहर या अपना गांव स्विच करना पड़ेगा और किसी शहर की तरफ या किसी बड़े शहर की तरफ जाना पड़ेगा। सबसे करीब जो इनके गांव के शहर था, वो जो शहर था पुणे शहर था। अब ये लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग थे, इतने ज़्यादा इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे।
खैर जैसे तैसे करके इनके पेरेंट्स राज़ी हुए कि तुम पुणे चले जाओ, वहाँ पे किसी हाई कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, और जब तक तुम्हें जॉब नहीं लगती हम कोशिश करेंगे कि सपोर्ट कर सकें, और इसके साथ साथ तुम वहाँ पे जॉब तलाश करना। अब ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स से परेशानियाँ थीं, और ये सारी की सारी परेशानियाँ अपने साथ लेके ये पुणे शहर आए। ये बताते हैं कि वहाँ पे आने के बाद शुरू में थोड़ा सा मैंने स्ट्रगल किया, बिला आखिर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, और एडमिशन के साथ साथ वहाँ पे एक हॉस्टल मौजूद था। वो बज़ाहिर बड़ा महंगा लग रहा था, तो मैंने लड़कों के साथ मिलके मशवरा किया और यही डिसाइड किया कि जो करीबी फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं या जैसे चावल होते हैं, तो किसी भी ऐसी जगह चला जाऊंगा, वहाँ पे मुझे गुजारा ही करना है, और शेयरिंग बेसिस पे 3-4 लड़कों के साथ ले लूँगा ताकि मुझे भी सस्ता पड़े और मेरे कुछ पैसे बच सकें। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद इनको एक अपार्टमेंट या एक बिल्डिंग मिली। वहाँ पे कमरे इसी तरह मौजूद थे, यानी कि 3-3, 4-4 लड़के मिल के कमरे लेते थे और उसमें रहते थे, उसी में पढ़ाई करते थे और मिल के पैसे दिया करते थे। अब जब ये शुरू में वहाँ पे गए, लड़कों से सलाम दुआ हुई, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि इनके साथ जितने भी लड़के हैं वो बेइंतहा ओबाश हैं और अय्याश हैं। खैर ये नए नए इस माहौल में आए थे, तो इनको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। अक्सर ऐसा होता कि लड़के वीकेंड पे प्रोग्राम बनाते जिसमें उल्टी सीधी हरकतें, शराब पीना और इस तरह के उल्टे सीधे हाउसेस में जाना, ये सब शामिल होता। अब ये जो साहब हैं जिनकी ये स्टोरी है, ये थोड़े से शरीफ आदमी थे, तो ये पूरी कोशिश करते थे कि इनको इग्नोर कर सकें या इनके सामने कोई बहाना बना सकें। लेकिन जब भी ये बहाना बनाते थे, इनका मजाक उड़ाया जाता था, इनको कहा जाता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या व्हाट्सएवर। अब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके ख़ुद को एडजस्ट करना शुरू किया और इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि अगर इन लड़कों के साथ रहना है तो इनके जैसे ही रहना होगा, और मेरे पास जाहिर सी बातें इतने ऑप्शंस नहीं हैं कि मैं किसी और जगह रह सकूं या किसी और जगह एक अलग से कमरा अफोर्ड कर सकूं। तो वैसे ही एक वीकेंड थी और वीकेंड पे इन लड़कों ने डिसाइड किया कि हफ्ते की रात तकरीबन 9 बजे निकल जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, और जो पीना पिलाना है, जो इनकी आदत थी, वो करेंगे। तो ये बातें करते करते निकल गए और एक जगह थी जो बहुत बड़ा सा एक पार्क था, वहाँ पे बैठ गए और वहाँ बैठ के पीने पिलाने लगे। पीते पीते ये लोग आपस में जो भी वाक़यात डिस्कस कर रहे थे वो ज़्यादातर हॉरर वाक़यात थे, और सभी बारी बारी कोई ना कोई स्टोरी सुना रहे थे। तो इन दोस्तों में एक दोस्त था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा उसका जो जुनून था वो काबू से बाहर था, और बातों बातों में वो कहने लगा कि यार ये जो तुम वाक़या सुना रहे हो ये तो बच्चों वाले हैं, ये सब छोटी चीज़ें हैं। इधर से ही तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पे एक अबंडेंट फैक्ट्री मौजूद है, या एक अबंडेंट हाउस मौजूद है, और मैं तो वहाँ पे जा चुका हूँ, और वहाँ जाके मैंने चैलेंज के साथ जो है एक रात गुजारी थी, और मुझे वहाँ पे 3000 रुपये मिले थे। ये सुनने के बाद वो जो लड़के थे वो कहने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये जो बंदा था ये अपनी बात पे कायम था। ये कहने लगा कि भाई अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जाके वो जगह दिखाता हूँ, और अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो तुम लोग वहाँ पे टाइम गुजार के दिखाओ। ये सुनने के बाद जो लड़के थे वो सारे के सारे तैश में आ गए और एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई। कुछ लड़के कहने लगे कि हम चलते हैं, जिस पॉइंट का ये कह रहा है वहाँ पे चलते हैं, एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। जबकि कुछ लड़कों का ये ख्याल था कि अगर ये कह रहा है कि वो इस तरह की जगह है तो वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। खैर काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद ये डिसाइड हुआ कि ये सारे के सारे लड़के अभी वहीं जाएंगे और वहाँ पे 2-3 घंटे गुजारेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। सीधे ये लोग वहाँ से निकले और 2-3 किलोमीटर का रास्ता था। ये रास्ता इन्होंने पीते पिलाते मस्तियाँ करते हुए तय किया, और रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे का टाइम था। ये उस अबंडेंट फैक्ट्री के सामने या उस अबंडेंट जगह के सामने खड़े हो गए। अब सामने से खड़े होकर बात करना अलग बात होती है, और प्रैक्टिकली अंदर कूदना या अंदर जाना वो बिल्कुल अलग बात होती है। जब उस अबंडेंट जगह को, उस अबंडेंट फैक्ट्री को इन लोगों ने देखा तो उसको देख के ही लग रहा था कि कोई खौफनाक जगह है, और यकीनन यहाँ पे सालों से कोई नहीं आया है। अब वो जो लड़का था
जो कह रहा था कि मैं यहाँ पे एक रात गुजार चुका हूँ, मुझे 2-3 हज़ार रुपये रिवॉर्ड्स मिले थे। तो वो इनका मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा कि अब तुम लोग डर गए, अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत, अगर हिम्मत है तो अंदर जाओ। ये सुनने के बाद वो जो भी लड़के थे सारे के सारे एक्साइटेड हो गए दोबारा से और एज चैलेंज लिया और अंदर जंप करना शुरू कर दी। ये बता दें कि जब इन्होंने अंदर जंप करना शुरू की तो बारी बारी एक एक करके जब कूदते चले गए तो सबका हौसला बढ़ता चला गया। सबके पास जो है वो टॉर्च, मोबाइल वगैरह मौजूद थे, तो रोशनी का मसला नहीं था। जैसे ही ये सबंडन जगह में या सबंडन फैक्ट्री में कूदे तो इनको नज़र आया कि चारों तरफ एक बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड टाइप की जगह बनी हुई है और यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि सालों से कोई यहाँ पे नहीं आया है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने इस फैक्ट्री को या इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया और बारी बारी कभी ये एक कमरे में जाते, कभी दूसरे कमरे में जाते, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे जाते। इसी दौरानिए में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा गुजर गया और इनके साथ ना कोई वाक़या पेश आया, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई। हाँ, जब ये अंदर मौजूद थे तो इनको अक्सर ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी औरत के रोने की या कराहने की या उस औरत के तकलीफ़ में होने की आवाज़ें आती हैं। बहरहाल ये इग्नोर करते रहे और जब ये पूरा चक्कर इन्होंने लगा लिया तो ये लोग कोर्टयार्ड में जो सहन वाली जगह थी वहाँ पे आके बैठ गए। वहाँ पे 2-4 पुरानी कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, उसके साथ साथ एक बेंच थी, यानी कि जितने भी लड़के थे ये आराम से वहाँ बैठ गए थे। हाँ, करीब में 2-4 दरख्त मौजूद थे। वहाँ बैठ के भी ये लोग फिर पीने पिलाने लगे और कहने लगे देखो हमने कर लिया और डरने की कोई बात नहीं होती और ये सब चीज़ें मशहूर की जाती हैं। हालांकि हकीकत में ना कोई भूत होता है, ना कोई प्रेत होता है, ना कोई चुड़ैल हुआ करती है। इसी दौरानिए में इनमें जो एक लड़का था वो ओवर एक्साइटेड हो गया और ना सिर्फ ओवर एक्साइटेड हुआ बल्कि उसने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी। शराब की बोतल उसके हाथ में मौजूद थी, मुंह में शराब डालता, जगह जगह कुल्लियाँ करता, उसके साथ साथ हुलगप्पाड़ा मचाता। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं की उसने, उसको पेशाब आने लगा तो उसने जगह जगह यूरिनेट करना शुरू कर दिया, यानी पेशाब जगह जगह अपना गिराता हुआ जा रहा था। एक अजीब माहौल था जो बन चुका था। खैर, अभी जब वो पेशाब कर रहा था कि एकदम से उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको बहुत ज़ोर से पकड़ा है या बहुत ज़ोर से स्क्रैचेस मारे हैं। और जैसे ही उसको ऐसा लगा तो वो चीखने लगा और ना सिर्फ चीखने लगा बल्कि चीख के भागने लगा और सबको कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब सारे के सारे लड़के जो कि सारे ऑलरेडी ड्रंक थे वो उसको देखने लगे। उसके आगे पीछे करीबो जवार में कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर ये लड़का क्यों चीख रहा था, क्यों इस तरह बोल रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सारे के सारे लड़के क्योंकि ड्रंक भी थे, सेंसेस में नहीं थे, तो ये कहने लगे या सोचने लगे कि हो सकता है ये हमारे साथ मजाक कर रहा हो, हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। इन लोगों ने हंसना शुरू कर दिया और ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। खैर, जैसे ही इन लोगों ने हंसना शुरू किया तो वो जो लड़का था वो समझ गया कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो जैसे तैसे भागता हुआ फैक्ट्री से बाहर कूदा और जैसे तैसे करके ये वापस उसी फ्लैट में चला गया। अब जब उसने ये किया तो इन लोगों को यकीन हुआ कि कुछ ना कुछ चक्कर है, अदरवाइज़ ये इस तरह नहीं करता, मतलब कम से कम हमें छोड़ के नहीं आता। कुछ देर तक ये लोग खामोश बैठे रहे और कुछ देर के बाद फिर इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके उस अबंडन फैक्ट्री से बाहर कूदना शुरू किया। जैसे जैसे ये बाहर कूद रहे थे वैसे वैसे किसी औरत के रोने की या कराहने की या तकलीफ़ में होने की आवाज़ें बढ़ती चली जा रही थी। खैर, जब ये लोग बाहर निकले तो वो इनका जो दोस्त था वो वाकई में जा चुका था और फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तैसे गिरते पड़ते लुढ़कते हुए शराब के नशे में धुत अपने फ्लैट में या अपने उस अपार्टमेंट में पहुँचे। जैसे ही ये लोग उस अपार्टमेंट के अंदर पहुँचे तो गेट खुला हुआ था और ना सिर्फ गेट खुला हुआ था, इनका वही दोस्त जो इनको वहाँ पे छोड़ के आ गया था वो वॉशरूम की तरफ मुँह करके बहुत बुरी तरह रो रहा था। अब जब इन लोगों ने उसको रोते हुए देखा तो इनको यकीन हो चला कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, ये फालतू में नहीं रो सकता। बहरहाल जब ये इसके करीब आए और इससे पूछने लगे कि तुम रो क्यों रहे हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इन लोगों ने दोबारा उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तुम बता क्यों नहीं रहे। तो फिर वो जो लड़का था वो मुड़ा और उसने अपनी शर्ट ऊपर की। जैसे ही उसने अपनी शर्ट ऊपर की तो उसकी पीठ पे बहुत सारे स्क्रैचेस लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनसे खून रस रहा है।
ये देख के जितने भी लड़के थे ये डर गए और परेशान होने लगे कि वाकई में इसके साथ वहाँ पे कुछ हुआ है। हालांकि इसके सराउंडेड कोई भी मौजूद नहीं था, ना कोई नज़र आ रहा था। ये बताते हैं कि कुछ देर तक हम उसको देखते रहे कि एकदम से उसकी जो आवाज़ थी वो चेंज होना शुरू हुई, और जैसे ही उसकी आवाज़ चेंज होना शुरू हुई तो ऐसा लगने लगा कि उसके अंदर से कोई औरत है जो बोल रही है या कोई लड़की है जो हंस रही है। अब हम सारे के सारे लोग नशे में धुत थे, हम क्या बोलते क्या करते। खैर हमने उसको कहा कि भाई बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो इसी दौरानिए में हंसते हंसते उसने औरत की आवाज़ में बोला कि अब देखो कुत्ते रोना शुरू कर देंगे। और वाकई में 5 से 10 सेकंड बाद कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। जब उसने इस तरह की हरकत की तो ये हमें लगने लगा कि मामला गड़बड़ हो चुका है और यकीनन इस पे कोई ना कोई मखलूक है जो हावी हो चुकी है। ये बताते कि हम सारे के सारे साइड में हो चुके थे और हमें अंदाज़ा हो चुका था कि ये किसी मुश्किल में फंस चुका है और हम भी किसी ना किसी मुश्किल में फंसेंगे। इसी दौरानिए में उसने कहा कि अब देखो बेल बजेगी और बेल बजने के बाद कोई आएगा। तो कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर बेल बजी, और जैसे ही बेल बजी तो एकदम से दरवाज़ा खुला, और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है। देखने से ऐसा लगता है कि 70 या 75 साल की औरत है। उसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियाँ मौजूद हैं या बहुत सारी झाइयाँ मौजूद हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी तरफ बढ़ रही है, और ना सिर्फ इनकी तरफ बढ़ रही है बल्कि वो इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही है या हंस रही है। अब जब वो इनको देख के मुस्कुराने लगी या वो रूम के अंदर एंटर होने लगी तो वो जो लड़का था जो पजेस हो चुका था या जिस पे इस तरह की मखलूक़ात हावी हो चुकी थी, वो कहने लगा देखो वो आ गई, मैं इसी का बोल रहा था कि ये आने वाली है, अब ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद ये जो लड़के थे ये मज़ीद डर चुके थे, और जैसे तैसे करके ये अपार्टमेंट से बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले तो बाहर जाके इनमें से कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, कुछ लोगों ने जानने वालों को फ़ोन किया और सबको सूरत हाल से आगाह किया। अब इनमें से जो एक पेरेंट्स थे वो कहने लगे कि भाई तुम में से जिसको हनुमान चालीसा आता है वो पढ़ना शुरू कर दो और कोशिश करो कि ये जो अपार्टमेंट है, ये जो फ्लैट है, यहाँ पे ना जाओ। इसी तरह हुआ कि सारे लड़के पूरी रात बाहर खड़े रहे, वहीं पे वेट करते रहे, और जब सुबह हुई और सुबह ये लोग वहाँ पे गए तो इसी दौरानिए में वो पेरेंट्स भी आ गए थे जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने का कहा था। उनके साथ एक पंडित भी मौजूद था, और जब ये लोग उस फ्लैट या उस अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए तो इनका जो दोस्त था जिस पे पोजीशन हुई थी वो मुकम्मल तौर पे बेहोश था, उसकी हालत गैर हुई थी और उसकी पूरी शर्ट खून के अंदर भीगी हुई थी। खैर वो जो पंडित था इसने पूरा का पूरा जगह का मुआयना किया, इनके दोस्त को देखा, और उसके बाद वो कहने लगा कि इस लड़के के ऊपर बहुत बुरे असरात हो चुके हैं और इसका हमें तोड़ करना पड़ेगा। ना सिर्फ तोड़ करना पड़ेगा बल्कि वहीं जाके जहाँ पे इसने उल्टी सीधी हरकतें की हैं, शराब पी है या पेशाब किया है, वहाँ जाके माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनने के बाद ये जितने भी लड़के थे इन सबको अंदाज़ा हो चुका था कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर कुछ देर बाद वो जो पंडित था उसने सबको कहा कि सब चेंज कर लें, फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद हम वापस उसी अबंडन फैक्ट्री में या उसी जगह पे जाएंगे। बिला आखिर ये लोग वहाँ पे पहुँचे, और जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद इन लोगों ने हर जगह जाके माफ़ी मांगी और उस जगह की सफाई की। ये बताते हैं कि जब हमने वहाँ की सफाई की तो उस वक्त भी हमें फैक्ट्री के अंदर से किसी औरत के रोने की या उसके कराहने की आवाज़ें आ रही थी। खैर कुछ देर बाद जब हालात नॉर्मल हुए और लगने लगा कि अब मामला ठीक हो गए तो हम उस फैक्ट्री से या उस जगह से वापस अपने फ्लैट में या अपने अपार्टमेंट में आ गए। ये बताते हैं कि जब हम वापस आ गए तो वहाँ पे जो पंडित मौजूद था, जो मुसलसल हमारे साथ था या जो हमें गाइड कर रहा था, उसने कहा कि आने वाले 7 से 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस दौरानिए में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ास तौर पे सनसेट के बाद ना बाहर निकलें, ना कोई एक्टिविटी करें, ख़ास तौर पे ना पीना पिलाना करें, ना इस तरह के काम करें। अब ये सुनने के बाद या ये सब कुछ देखने के बाद जितने भी लड़के थे वो ऑलरेडी डरे हुए थे और सब ने एग्री किया कि जैसा आप कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे। ये बताते हैं कि ये जो 7 दिन थे इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट हम पे बहुत भारी था। अक्सर ऐसा महसूस होता कि जैसे इस अपार्टमेंट में या इस अपार्टमेंट के बाहर कोई मौजूद है, और जो भी है वो औरत है, और ना सिर्फ मौजूद है
बल्कि मुसलसल वो रो रही है या करहा रही है। यानी कि हमें वही फील आती थी या वही इम्प्रेशन आता था जैसा कि उस अबंडन फैक्ट्री में हमें महसूस होता था। पहली रात, दूसरी रात, तीसरी रात, इस तरह करके ये 7 रातें गुजरी और 7 रातों के बाद थोड़े बहुत हालात बेहतर हुए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि 1-2 दिन बाद हमारा जो दोस्त था जिसके ऊपर पोजीशन हुई थी या जिस पे उस औरत ने या उस मखलूक ने हमला किया था, उसकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो गई। लेकिन हम जितने भी लोग थे, बाकी सारे लोग सेव रहे और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसको दोबारा से पंडित के पास लेके गए और जब उसके पास लेके गए तो पंडित ने यही कहा कि वो जो मखलूक है या वो जो औरत है, वो बज़ाहिर तो लग रहा था कि चली गई है, लेकिन वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद वो जो पंडित था उसने कहा कि मुझे इसके ऊपर एक और अमल करना पड़ेगा और ये जो अमल होगा ये तकरीबन 41 डेज़ का होगा। 41 डेज़ के अंदर अगर ये ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जो औरत है वो इसको मार के ही दम लेगी। ये जो कुछ हो रहा था बड़ा फिल्मी था, बड़ा हॉरिफिक था, नाकाबिले यकीन था, लेकिन हकीकत पे मबनी था। उसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी लड़के थे अलग अलग हॉस्टल्स में, रूम में चले गए, क्योंकि अब हम लोग भी साथ नहीं रहना चाहते थे या कम से कम इस अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहते थे। और वो जो लड़का था जो पजेस हुआ था वो भी अपने पेरेंट्स के साथ चला गया और वो जो पंडित था उसने उसका मुकम्मल तौर पे इलाज किया। ये बताते हैं कि उस लड़के से हमारी तकरीबन 1 महीने बाद मुलाकात हुई तो बहुत नॉर्मल लग रहा था और बाद में पता चला कि वो नॉर्मल हो भी चुका है। ये जो वाक़या था, इस वाक़े ने पूरे के पूरे हॉस्टल को, पूरे के पूरे अपार्टमेंट को, हम सबको हिला के रख दिया था और हम सबको मैसेज दिया था कि कभी भी इस तरह की जगहों पे हमें नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाएं भी तो हमें पाकी नापाकी इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हरकत इन लोगों ने की थी कि ड्रिंक की थी, यूरिनेट किया था या और जो भी गलाजत इन लोगों ने वहाँ पे की थी, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपके सराउंडेड एरिया में, सराउंडेड जगह में, इस तरह की जगहों पे वो मखलूक़ात रह रही होती हैं जिनको आप नहीं देख सकते, जिनके बारे में आप नहीं जानते।